हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं स्नेहा सिंगाठिया और आज हम आपकी जो सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है भूगोल की, जिसका नाम है पृथ्वी हमारा आवास, उसका अंतिम अध्याय पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है भारत, जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणी। यानी भारत के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। किसके संदर्भ में? जलवायु, वनस्पति और वन्य प्राणियों के संदर्भ में। तो देखिए, आप मौसम के बारे में प्रतिदिन समाचार पत्रों में पढ़ते हैं तथा टेलीविजन पर देखते हैं अथवा दूसरों को इस संबंध में बातें करते हुए सुनते हैं। आप जानते हैं कि मौसम वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है। इसमें तापमान, वर्षा, सूर्य का विकिरण इत्यादि शामिल है। उदाहरण के लिए मौसम कभी गर्म या कभी ठंडा होता है, कभी आसमान में बादल छा जाते हैं तो कभी वर्षा होती है। आपने ध्यान दिया होगा कि जब बहुत दिनों तक मौसम गर्म रहता है तब आपको ऊनी वस्त्रों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। आप खाने पीने में ठंडे पदार्थों को पसंद करते हैं। इसके विपरीत ऐसे भी दिन होते हैं जब आपको ऊनी वस्त्रों के बिना ठंड लगती है, ठंडी और तेज हवाएं चलती हैं। इन दिनों में आप गर्म चीज़ें खाना पसंद करते हैं। सामान्यतः भारत में प्रमुख मौसम कौन कौन से होते हैं? देखिए, दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम जिसे सर्दी कहते हैं, मार्च से मई तक गर्म जिसे गर्मी कहते हैं, जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा ऋतु होती है और अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने का समय यानी कि शरद ऋतु होती है। बात करते हैं शीत ऋतु। ठंडे मौसम में सूर्य की किरणें सीधी नहीं पड़ती, जिसके परिणाम स्वरूप उत्तर भारत का तापमान जो है वो कम हो जाता है। क्योंकि देखिए, इस तरह से जो हमारा ग्लोब होता है, तो शीत ऋतु के समय सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में होता है और इसकी जो तिरछी किरणें हैं वो उत्तरी गोलार्ध में पड़ती हैं, जबकि ग्रीष्म ऋतु में सूर्य जो है वो उत्तरी गोलार्ध में होता है और इसकी सीधी किरणें जो हैं वो उत्तरी गोलार्ध में हमारे भारत देश पर पड़ती हैं। ग्रीष्म ऋतु की बात करें तो गर्मी के मौसम में सूर्य की किरणें अधिकतर सीधी पड़ती हैं, तापमान बहुत अधिक होता है, दिन के समय गर्म और शुष्क पवन बहती है जिसे लू कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून या वर्षा का मौसम। यह मानसून के आने और आगे बढ़ने का मौसम है। इस समय पवन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से स्थल की ओर बहती है। देखिए, पवनें क्या होती हैं? इस तरह से जो पवनें होती हैं बंगाल की खाड़ी की ओर से या अरब सागर की ओर से जो है किधर बहती हैं? उत्तर की तरफ बहती हैं, सागर से स्थल की ओर बहती हैं। तो वे अपने साथ नमी भी लाती हैं और यहाँ पर उत्तर में जो पहाड़ हैं उनसे टकरा करके और यहाँ पर क्या कर देती हैं? बारिश कर देती हैं। तब क्या होती है? वर्षा होती है। तो मानसून के लौटने का समय, अगर मानसून के लौटने की बात करें शरद ऋतु की, तो इस समय पवन स्थल भागों से लौटकर बंगाल की खाड़ी की ओर वापस बहती है, टकरा कर के वापस जा रही होती है। तो यह मानसून के लौटने का समय होता है, लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भागों विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में इस मौसम में वर्षा होती है। किसी स्थान पर अनेक वर्षों में मापी गई मौसम की औसत दशा को जलवायु कहते हैं। यानी बहुत सारे सालों में देखा गया कि यहाँ पर किस तरह का मौसम की औसत दशा रहती है, तो वो उसे जलवायु कहते हैं। भारत की जलवायु को मोटे तौर पर मानसूनी जलवायु कहा जाता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मौसम। भारत की स्थिति उष्णकटिबंध में होने के कारण अधिकतर वर्षा मानसूनी पवनों से होती है और भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। अच्छे मानसून का मतलब है पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन। किसी स्थान की जलवायु उसकी स्थिति, ऊंचाई, समुद्र से दूरी और उच्चावच पर निर्भर करती है। इसलिए हमें भारत की जलवायु में क्षेत्रीय विभिन्नता का अनुभव होता है। जैसे राजस्थान के मरुस्थल में स्थित जैसलमेर, बीकानेर बहुत गर्म स्थान है, जबकि जम्मू कश्मीर के द्रास, कारगिल में बर्फीली ठंड पड़ती है। तटीय क्षेत्र जैसे मुंबई और कोलकाता की जलवायु मध्यम है, वे न ही अधिक गर्म है न ही ठंडे, और समुद्र तट पर होने के कारण वे स्थान बहुत अधिक आर्द्र है। विश्व में सबसे अधिक वर्षा मेघालय में स्थित मौसिनराम में होती है, जबकि किसी वर्ष राजस्थान के जैसलमेर में वर्षा होती ही नहीं है। प्राकृतिक वनस्पति की बात करें तो हम अपने चारों तरफ विभिन्न प्रकार का पादप जीवन देखते हैं। हरे घास वाले मैदान में खेलना कितना अच्छा लगता है। कुछ पौधे छोटे होते हैं जिन्हें झाड़ी कहा जाता है, जैसे कैक्टस और फूलों वाले पौधे इत्यादि। इसके अतिरिक्त बहुत से लंबे वृक्ष होते हैं, उनमें से कुछ में बहुत शाखाएं और पत्तियां होती हैं, जैसे नीम, आम। तो कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनमें पत्तियों की मात्रा बहुत कम होती है, जैसे कि नारियल का पेड़।
घास, झाड़ियाँ और पौधे जो बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। क्या आप कभी यह नहीं सोचते कि ये एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न हैं? अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इनमें वर्षा की मात्रा सबसे महत्वपूर्ण होती है। जलवायु की विभिन्नता के कारण भारत में अलग अलग तरह की वनस्पति पाई जाती है। और यहाँ पर भी देखिएगा कुछ 5 लेवल में, 5 लेवल में जो है अलग अलग होती हैं। जैसे कुछ बहुत छोटी होती हैं, फिर 5 मीटर की ऊंचाई वाले, फिर तरुण वृक्ष होते हैं, फिर वितान वृक्ष होते हैं, फिर उनकी उद्गामी परत होती है जो कि सर्वाधिक ऊंचाई वाले होते हैं। इस तरह से 5-6 लेवल में यहाँ पर वृक्ष जो है उगते हैं अलग अलग लेवल पर। ठीक है, चलिए बात करते हैं हमें वनों की आवश्यकता क्यों है। वन हमारे लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं बच्चों, क्योंकि ये विभिन्न कार्य करते हैं। पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिसे हम सांस के रूप में लेते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। पेड़ पौधों की जड़ें मिट्टी को बांध कर रखती हैं और इस प्रकार वे मिट्टी के अपरदन को भी रोकते हैं। वनों से हमें ईंधन, लकड़ी, चारा, जड़ी बूटियाँ, लाख, शहद, गोंद इत्यादि प्राप्त होते हैं। और वन वन्य जीवों के प्राकृतिक निवास हैं। पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के कारण भारी मात्रा में प्राकृतिक वनस्पतियाँ समाप्त हो गई हैं। हमें अधिक पौधे लगाने चाहिए। जो पेड़ बचे हैं उनकी रक्षा करनी चाहिए एवं लोगों को पेड़ों के महत्व के बारे में बताना चाहिए। हम लोग कुछ खास आयोजन जैसे वन महोत्सव मनाकर अधिक से अधिक लोगों को इस प्रयास में शामिल कर सकते हैं तथा पृथ्वी को हरा भरा रख सकते हैं। जो भी वनों से प्राप्त होते हैं या उनके जो भी फायदे हैं, देखिए ऑक्सीजन, मिट्टी को बांधना, इधर सारा सामान दिया गया है, इधर आश्रय दवाइयाँ, चारा, ईंधन, खेल का सामान, कितना शानदार चित्र के द्वारा सब कुछ समझा दिया गया है। आगे बात करते हैं वन्य प्राणी। वन विभिन्न प्रकार के वन्य जीवों का निवास होता है। वनों के जंतुओं की हजारों प्रजातियां और बड़ी संख्या में विभिन्न प्रकार के सरीसृपों, उभयचरों, पक्षियों, स्तनधारियों, कीटों और कृमियों का निवास होता है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है जैसा कि हम जानते हैं और यह देश के विभिन्न भागों में पाया जाता है। गुजरात के गिर वन में एशियाई शेरों का निवास है। हाथी तथा एक सींग वाले गैंडे असम के जंगलों में घूमते हैं। हाथी केरल, कर्नाटक में भी मिलते हैं। ऊंट भारत के रेगिस्तान तथा जंगली गधा कच्छ के रण में पाए जाते हैं। जंगली बकरी, हिम तेंदुआ, भालू इत्यादि हिमालय के क्षेत्र में पाए जाते हैं। इनके अतिरिक्त बहुत से दूसरे जानवर जैसे बंदर, शियार, भेड़िया, नीलगाय, चीतल इत्यादि भी हमारे देश में पाए जाते हैं। भारत में पक्षियों की भी ऐसी ही प्रचुरता है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। भारत में पक्षी तोता, मैना, कबूतर, बुलबुल तथा बतख इत्यादि हैं। अन्य बहुत सारे राष्ट्रीय पक्षी उद्यान हैं जो पक्षियों को उनका प्राकृतिक निवास प्रदान करते हैं। उद्यान शिकारियों से पक्षियों की रक्षा करते हैं। क्या आप अपने क्षेत्र में पाए जाने वाले 5 पक्षियों के नाम बता सकते हैं? भारत में सांपों की सैकड़ों प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें कोबरा एवं करेत प्रमुख हैं। वनों के कटने तथा जानवरों के शिकार के कारण भारत में पाए जाने वाले वन्य जीवों की प्रजातियां तेजी से घट रही हैं। बहुत सी प्रजातियां तो समाप्त भी हो चुकी हैं। उनको बचाने के लिए बहुत से नेशनल पार्क, पशु विहार तथा जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र स्थापित किए गए हैं। सरकार ने हाथियों तथा बाघों को बचाने के लिए बाघ परियोजना एवं हस्ती परियोजना जैसी परियोजनाओं को शुरू किया है। क्या आप भारत के कुछ पशु विहारों के नाम और मानचित्र तथा उनकी मानचित्र पर उनकी स्थिति बता सकते हैं? तो चलिए ये तो हम आगे करेंगे। देखते हैं आगे। अब वन्य जीवों के संरक्षण में भी अपना हाथ बटा सकते हैं। आप जानवरों के शरीर के विभिन्न अंगों, हड्डी, सींग, पंख से बने पदार्थों को खरीदने से इनकार कर सकते हैं। प्रत्येक वर्ष हम लोग अक्टूबर के पहले सप्ताह को वन्य जीव सप्ताह के रूप में मनाते हैं ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने में जो है जागरूकता लाई जा सके। बात करते हैं प्रवासी पक्षी क्या होते हैं। देखिए कुछ पक्षी पिटेल, बतख, कर्लियू, फ्लैमिंगो, ऑस्प्रे, लिटिल स्टिंट प्रत्येक वर्ष सर्दी के मौसम में हमारे देश आते हैं। सबसे छोटे लिटिल स्टिंट जिसका वजन 15 ग्राम होता है आर्कटिक प्रदेश से 8000 किलोमीटर की दूरी तय करके भारत आती है। देखिएगा। चलिए आगे कुछ अभ्यास प्रश्न हैं। तो ये अभ्यास प्रश्न जो है हम PDF के माध्यम से कर लेते हैं। तो चलिएगा प्रश्नोत्तर जो हैं वो इसके देख लेते हैं कि अगर किसी मानसूनी वर्षा कम हो या नहीं हो तो क्या होगा। फसल प्रभावित होगी या नहीं? तो सिंपल सी बात है कि फसल तो प्रभावित होगी। कुएं के पानी का स्तर ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा? तो कुएं का पानी का स्तर जो है वो नीचे चला जाएगा।
गर्मी का मौसम लंबा होगा या छोटा होगा, तो गर्मी का मौसम लंबा खिंच जाएगा। चलिए बात करते हैं आगे। यहाँ पर इस तरह से ये न्यूज़ क्लिपिंग्स दी गई हैं जो कि बाघ संरक्षण की है। शिकारी बाघों को क्यों मारते हैं? क्योंकि उनसे प्राप्त होने वाली बहुमूल्य खालों, हड्डियों आदि के लिए मारते हैं, जिससे उन्हें भारी मुनाफा होता है। हमारे वनों में अगर बाघ खत्म हो जाएंगे तो क्या होगा? तो एक खूबसूरत ताकतवर प्रजाति जो है वो विलुप्त हो जाएगी। क्या आपने कभी बाघ आरक्षित क्षेत्र या ऐसे चिड़ियाघर देखे हैं जहां बाघों को रखा जाता है? तो ये आप देखेंगे कि अगर आपने देखा है तो आप लिख सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं लिखेंगे आप, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न अभ्यास। देखिए मुख्य जो मेन प्रश्न है वो देखते हैं। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? यह इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? तो भारतीय, देखिए यहाँ पर मानसूनी पवनें भारत में वर्षा लाती हैं। भारत में कृषि वर्षा पर निर्भर है। कौन सी पवनें? मानसूनी पवनें। और ये भारत की जो कृषि है वो वर्षा पर ही डिपेंडेंट है। तो अच्छे मानसून का मतलब पर्याप्त वर्षा और प्रचुर मात्रा में फसलों का उत्पादन, इसलिए ये इतनी महत्वपूर्ण है। भारत के विभिन्न मौसमों के नाम लिखिए। तो हमने मौसमों के नाम भी आए थे। 4 प्रमुख मौसम होते हैं। दिसंबर से फरवरी तक ठंडा मौसम सर्दी होती है। मार्च से मई तक गर्म मौसम गर्मी होती है। जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम वर्षा, और अक्टूबर से नवंबर में मानसून के लौटने के मौसम में क्या होती है? शरद ऋतु होती है। बात करते हैं आगे, प्राकृतिक वनस्पति क्या है? जो घास, झाड़ियाँ तथा पौधे बिना मनुष्य की सहायता से उपजते हैं उन्हें प्राकृतिक वनस्पति कहा जाता है। भारत में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के नाम लिखिए। अलग अलग तरह की यहाँ पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं तो उनके नाम हम लिख देंगे कि यहाँ पर एक तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन भी होते हैं, कंटीली झाड़ियाँ, पर्वतीय वन भी है, और मैंग्रोव फॉरेस्ट भी यहाँ पर पाए जाते हैं। सदाबहार वन और पतझड़ वन में क्या अंतर है? देखिएगा, सदाबहार वन और पतझड़ वन में हम अंतर भी लिख देंगे कि सदाबहार वन जो है वो अधिक घने होते हैं, और यहाँ पर इतने घने होते हैं कि सूर्य का प्रकाश भी जो है ज़मीन तक नहीं पहुँच पाता, लेकिन पतझड़ वन इतने घने नहीं होते हैं। ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, लेकिन ये इनका एक निश्चित समय होता है, तभी तो इनको पतझड़ कहते हैं। उस टाइम में सारे पत्ते इनके झड़ जाते हैं। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है, लेकिन ये वन देश के बहुत बड़े भाग में पाए जाते हैं। वर्षा की विभिन्नता पाई जाती है। ये वन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उत्तरी पूर्वी राज्यों के कुछ भागों और पश्चिमी घाट की संकरी में पाए जाते हैं। संकरा क्षेत्र जो होता है वहाँ पर पाए जाते हैं, लेकिन ये तो बहुत विशाल, हर प्रत्येक राज्य में लगभग पाए जाते हैं, जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, इन सभी के भागों में, कुछ भागों में पाए जाते हैं। इनके प्रमुख वृक्ष जैसे महोगनी, एबिनो, रोजवुड है। यहाँ पर सागौन, पीपल, नीम, शीशम आदि। चलिए बात करते हैं आगे। उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को सदाबहार वन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वर्ष जो है ये वन वर्ष के अलग अलग समय पर अपनी पत्तियां गिराते हैं, तो हमेशा हरे भरे दिखाई देंगे। कभी कोई एक वन हरा नहीं होगा तो एटलीस्ट दूसरा तो हरा होगा। तो ये वन जो है एटलीस्ट पूरा का पूरा वन जो है वो तो हरा दिखाई देगा। बीच बीच में कुछ हो सकता है, लेकिन हरियाली तो दिखेगी। आगे बात करते हैं, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र हमने देखा था मौसिनराम, जो कि मेघालय में है। मैंग्रोव वन कहाँ हो सकते हैं? तो मैंग्रोव वन जो हैं वो कहाँ पर होते हैं? खारे जल में होते हैं। बात करते हैं आगे, देखिएगा खारे जल में, इस तरह से यहाँ पर इनके उत्तर भी लिखे गए हैं। चलिए बात करते हैं, महोगनी और रोजवुड अभी अभी हमने देखा कि ये तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में। जंगली बकरी और हिम तेंदुए कहाँ पाए जाते हैं? तो ये तो हिमालय क्षेत्र में पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून के समय आर्द्र पवनें कहाँ बहती हैं? तो ये समुद्र से स्थल की ओर बहती हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं, खाली स्थान भरें। गर्मी में दिन के समय शुष्क और गर्म पवनें चलती हैं, जिन्हें लू कहते हैं। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में लौटते मानसून के समय अधिक वर्षा प्राप्त होती है, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात के गिर और एशियाई शेरों गुजरात के गिर वन एशियाई शेरों का निवास है। सुंदरी मैंग्रोव वन की प्रजाति है। बात करते हैं आगे, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन को मानसून वन भी कहा जाता है, क्योंकि वे मानसून के आने पर हरे भरे होते हैं और अन्य समय में अपनी पत्तियों को झाड़ते हैं एक विशेष समय के अंदर। चलिए इसी के साथ हमारा अध्याय और हमारी जो भूगोल की पाठ्य पुस्तक है वो पूरी होती है। चलिए अगली पाठ्य पुस्तक के लिए मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।